नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव से पहले के बजट यानी अंतरिम बजट को संसद में रखा। बतौर वित्त मंत्री उन्होंने छठा बजट अपने कार्यकाल में पेश किया है। इसी के साथ वो सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्रियों की लिस्ट में भी शुमार हो गई हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि 58 मिनट के अपने इस बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कई ऐलान किए। किसानों से लेकर महिलाओं और आम लोगों के लिए कुछ खास ऐलान इनमें किए गए हैं। सरकार की सूर्योदय योजना की शुरुआत की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसके तहत छत पर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। सूर्योदय योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने से हर महीने करोड़ों परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ भी मिलेगा। 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण करने की बात भी वित्त मंत्री ने कही। साथ ही जो कॉर्पोरेट टैक्स पहले 30% की दर से देना होता था, वो घटकर अब 22% कर दिया गया है। यानी अब कॉर्पोरेट टैक्स 22% हो जाने के बाद कंपनियों को सरचार्ज और सेस मिलाकर 25.17% देना होगा। लेकिन टैक्स स्लैब, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड योजना जैसी नीतियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो वहीं बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा विधानसभा ज्ञानचंद गुप्ता ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बहुत ही समावेशी अंतरिम बजट पेश किया गया है। बजट में देश के विकास को केंद्रित किया गया है। चुनावी वर्ष होने के बावजूद रेवड़ियां नहीं बांटी गई। जरूरत के हिसाब से ही विकास को प्राथमिकता मिली है। उन्होंने आगे कहा कि बजट में गरीबों के साथ मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी आवास योजना को शामिल किया है। सुनिए उनका पूरा बयान। देश का अंतरिम बजट आज संसद के पटल पर रख दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको पटल पर रखा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हैं। उनसे बात करते हैं। सर, एक चुनावी साल था, लोकसभा के चुनाव का जो है सामना भाजपा को करना था, लेकिन जो बजट है वो एक सधा हुआ बजट है। ना किसी को कुछ दिया, ना किसी से कुछ लिया। तो कम से कम लोकतंत्र का तकाजा है, ज्यादा सीटें चाहिए, तो थोड़ी सी तो रेवड़ियां बांटनी चाहिए थी। यही तो इस बजट की खूबसूरती है कि जो विपक्ष के साथी इस बजट को देख करके हैरान भी हैं और परेशान भी हैं कि इस बजट के अंदर कोई नई घोषणा, नई रेवड़ियां जो उनकी यू कैन लीजिए कि उनकी सोच थी, वो इस बजट के अंदर नहीं है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जा सकता है, देश को विकसित भारत कैसे बनाया जा सकता है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत किया जा सकता है, देश के अंदर टूरिज्म को और अधिक बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, ये सारी चीजें इस बजट के अंदर हैं। देश के अंदर महिलाओं का विकास, युवाओं को और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, किसान कल्याण कैसे किया जा सकता है, और ये सारी चीजें इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। और मैं समझता हूं कि व्यापारी वर्ग के लिए जो 10 दिन के अंदर इनकम टैक्स का रिफंड अपने आप उनके खाते में आ जाएगा, एक ये बहुत बड़ी राहत जो मैं कहूंगा व्यापारी वर्ग को दी गई है। और उसके अलावा कोई जो पिछली बार 7 लाख की सीमा बिना कोई टैक्स दिए 7 लाख तक आप आमदनी कर सकते हैं, वो उसको बरकरार रखा गया है। एक मैं ये कह सकता हूं कि
जिस प्रकार से किसानों के लिए, किसानों का दायरा बढ़ाने के लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या प्रधानमंत्री के द्वारा जो सम्मान नीति, किसान सम्मान जो राशि है वो 6,000 रुपया पर साल जो पिछले साल शुरू की थी, उसको और आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इसी प्रकार से जो गरीब आदमी है, हाउसिंग फॉर ऑल की जो बात हमने कही, 1 करोड़ जो पहले योजना थी, अब 2 करोड़ और 3 करोड़ लाने का संकल्प जो है इस बजट के अंदर किया गया है। और साथ साथ जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको भी पहली बार किसी सरकार ने ये कहा है कि भी हम उनके भी सहायता करने के लिए उनको भी मकान जो है उपलब्ध कराएंगे। तो इस दृष्टि से मेरा ये मानना है कि ये इन टर्म बजट होते हुए भी एक देश को और आत्मनिर्भर, विकसित भारत और मजबूत भारत बनाने की ओर एक ये बहुत बड़ा प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया है। सर, अगर बजट की देखें तो ओवरऑल इस साल जो बजट था उसके अंदर जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.1% रहने की उम्मीद है। अगले साल का अगर हम टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो वो 26 लाख करोड़ के आसपास हो रहा है। खर्च सरकार ने 44 लाख करोड़ रुपए का प्रपोज कर दिया है। तो ऐसे में जो डिफरेंस है क्या फिर कर्ज लेके पूरा किया जाएगा या किस तरीके से मैनेज होगा? करके नहीं है। देखिए, देश में अंदर जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर और जो साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो उनसे आय होने वाली है अलग अलग चीजों से, तो उससे ये निश्चित तौर पर जो गैप आप बता रहे हैं उसको पूरा करने का प्रयास होगा। और जब किसी देश की तरक्की होती है तो उसमें लोन लेने के लिए भी कोई, मैं समझता हूं कि अगर लोन लेकर के अगर देश आगे बढ़ता है, देश तरक्की करता है, देश विकसित इस सरकार के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लोगों की सद्भावना है, लोगों का प्यार है, और लोगों ने ये तय कर लिया है कि जो वर्ष 2024 के अंदर तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने आज पेश हुए अंतरिम बजट को काफी अच्छा बताया। साथ ही इन्होंने कहा कि अगले चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने किसी तरह की रेवड़ियां नहीं बांटी हैं और जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता की चाबी सौंपने वाली है। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं आत्मनिर्भर हो और भारत की उन्नति में मजबूत भागीदार बने। इसके लिए बीजेपी सरकार ने मातृशक्ति के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। हमने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप समेत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनने के लिए सदैव प्रोत्साहित किया है। और ये भी कहा कि पीएम मोदी ने लखपति दीदी योजना को और बढ़ावा दिया है और केंद्र सरकार द्वारा अब 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का निर्णय बेहद सराहनीय है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है और पेश किए बजट के बारे में टिप्पणी की है। आपको बता दें, लखपति दीदी योजना को बढ़ावा मिल रहा है, मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है और इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री की सराहना भी की है।
हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने बताया कि फरीदाबाद में 2 फरवरी से शुरू होने वाले 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी है, जिसमें थीम स्टेट गुजरात व कल्चरल पार्टनर नॉर्थ ईस्ट रहेगा। तो वहीं आपको बता दें कि सूरजकुंड मेले का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि मेला 2 फरवरी से शुरू होकर 18 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस बार मेले में देश विदेश की कलाओं व संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही लोक नृत्य व गायन से कलाकार दर्शकों को मनोरंजन करते नजर आएंगे। उन्होंने बताया कि 50 देशों से लगभग 800 लोगों ने भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और उनकी हस्तकलाओं और लोक कलाओं का प्रदर्शन होगा। वहीं विश्व स्तर पर इस मेले की पहचान बन चुकी है। बड़ी खुशी की बात तो ये है कि अब की बार इसका जो शुरुआत है वो देश की महामहिम राष्ट्रपति इसकी शुरुआत करने आ रही है, जो हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। दूसरी खुशी की बात यह है कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जो दूसरे देश है उसमें भाग ले रहे हैं। 50 देश जो है वो की बार इस मेले में भाग ले रहे हैं। वैसे तो मेला बहुत स्थापित हो चुका है और हर बार काफी स्टेट इसमें आते हैं। इंग्लैंड भी हमारे साथ लगातार काफी टाइम से हमारे साथ जुड़ा हुआ है इसमें, और अपने जो 7 सिस्टर है नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट वो भी काफी बड़ी संख्या में इसमें भाग ले रहे हैं। तो काफी बहुत ही अच्छा है। मैं समझता हूँ वर्ल्ड क्लास मेला हमारा बन चुका है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। यमुनानगर के पुराना हमीदा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूब लाठी डंडे चले। हालांकि दोनों एक ही परिवार के सदस्य थे, लेकिन जमीन के एक टुकड़े को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हालांकि इस विवाद में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। 2 लोगों को इलाज के बाद पीजीआई से वापस यमुनानगर भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी एक युवक पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के लिए दाखिल है और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको ये भी बता दें कि हमीदा में कई जगह इन लोगों की जमीन है और कुछ जमीन पर तो इन लोगों ने कोर्ट से सटे भी ले रखा है, और उसके बावजूद भी उसके जमीन को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच जो है शुरू कर दी है। बात ये ऐसा था सर, इन्होंने हमारा पंचायती फैसला करा था पंचायत ने, उसमें इन्होंने हमारी 5 कनाल 17 मरले जमीन देनी थी जी। तो उसके बाद पंचायत ने फैसला कर दिया और ये हमारे 3 नंबर थे जो आपने देखे जी यहाँ पे। इन 3 नंबरों में हमारे हिस्सा बैठा था। इन्होंने मान लो फिर कोर्ट में दावा कर दिया स्टे का जी, तो कोर्ट ने इनको स्टे नहीं दी जी। कोर्ट ने हमको आदेश दिए कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसमें काम कर सकते हो जी। कोर्ट के ऑर्डर है हमारे पे। कोर्ट के ऑर्डर के साथ हमने चौकी इंचार्ज को कोर्ट के ऑर्डर देके अपना काम कर रहे थे। जो काम करके गए इन्होंने फिर ये द्वाले गिर दी देखो सारी। इसके ऊपर फिर सारा विवाद बढ़ा दिया। मारपीट सर ऐसा हुआ जो मतलब उन्होंने फिर हमारे ऊपर हमला करा। आप वीडियो देख सकते हो सारी जो भी है कुछ। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा फिल्म एवं मनोरंजन नीति 2022 के तहत सब्सिडी के लिए 4 फिल्मों का चयन किया गया है। ये चयन हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के अंतर्गत गठित गवर्निंग काउंसिल की बैठक में किया गया है, जिसकी अध्यक्षता गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्ष मीता वशिष्ठ ने की। और आपको बता दें कि चयनित फिल्मों को 50 लाख रुपयों से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं बराड़ ने बताया कि जल्द ही राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक समारोह में चयनित फिल्मों की सब्सिडी दी जाएगी। और उल्लेखनीय है कि प्रदेश के गठन से लेकर अब तक वर्तमान सरकार ने ही पहली बार फिल्म नीति लागू की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की लोक संस्कृति के संरक्षण देने के साथ साथ ही बढ़ावा देने के साथ ही सिनेमा के रूप में लोगों का स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध करवाना है। इसके अलावा इस माध्यम से राज्य में रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी और फिल्म नीति बनने के उपरांत सिंगल विंडो शूटिंग परमिशन एवं सब्सिडी प्रोत्साहन से बॉलीवुड के अलावा अन्य भाषाओं में फिल्में बनाने वाले निर्माताओं ने भी हरियाणा आकर्षित करने लगा है।
सरकार की प्राणवायु देवता योजना को वन विभाग के अधिकारी ही पलीनाग लगा रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ सरकार इस योजना के तहत हरे पेड़ मालिक को पेंशन दे रही है और वहीं जिन वन विभाग के अधिकारियों के कंधों पर पेड़ बचाने की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हीं अधिकारियों की नाक के नीचे से अब वन विकास निगम कुरुक्षेत्र के कुछ कर्मचारी अपनी काली कमाई करने के लिए सूखे पेड़ काटने की आड़ में हरे भरे पेड़ों की जड़ों में आरी चला रहे हैं। इस मामले को लेकर अधिकारी बलजीत सिंह ने कहा कि वन विभाग निगम कुरुक्षेत्र को विभाग की तरफ से केवल सूखे पेड़ काटने की ही अनुमति है। इसके बाद भी हरे पेड़ काटे जा रहे हैं तो वह स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। सूखे खड़े वृक्षों की मार्किंग सूची बना के डिपार्टमेंट ने परमिशन के लिए भेजी थी और उसमें सूखे खड़े पेड़ है जो गिरे पड़े आंधी तूफान में गिरे, उन पेड़ों के नंबर लग के आया है, लोट नंबर के अनुसार ही विभागीय कटाई है। कारपोरेशन विंग द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं। सर तस्वीरों में दिख रहे हैं कि हरे पेड़ को भी काटा जा रहा है। ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं, कोई हरा पेड़ है। अगर कोई बाद में ऐसा कुछ जिसपे हाफ ड्राई है उसके कोई बढ़ने के चांस नहीं है तो ऐसा पेड़ कोई गलती से हो भी सकता है, लेकिन मौका पे देखने को पता चलेगा ये कैसा था। अंबाला में बदले मौसम का मिजाज रात से हो रहा है और रुक रुक कर हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। एक महीने से ज्यादा समय से पड़ रही सूखी ठंड से लोगों को राहत मिली है। बारिश पड़ने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया था जहां बारिश के चलते किसान परेशान थे और अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। ये बारिश फसलों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। वहीं वातावरण में छाए प्रदूषण से भी लोगों को राहत मिली है। वहीं आपको बता दें कि तेज हवाओं के चलते ठंड जरूर बढ़ी है। बारिश गिरने की वजह से लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है, पर हालांकि इस बारिश की वजह से ठंड में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। ये बारिश जो है किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। आपको बता दें कि काफी दिनों से सूखी ठंड की वजह से लोग परेशान थे, जिसके बाद अब बारिश की वजह से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। उत्तरी भारत में कई जगह पर लगातार देर रात से बारिश हो रही है, जिसके बाद कई जगहों पर ठंड में बढ़ोतरी देखी गई है। कल से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट